नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुखदेव सिंह और बहुत दिनों के बाद एक नया ब्लॉग लेके मैं आप सभी लोगों के बीच आया हूं। अभी हम हैं गुरुग्राम में। अगर आप शहरों की काफ़ी गर्मा गर्मी के इस माहौल से काफ़ी तंग आ चुके हैं और अगर आप उत्तराखंड के चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो कौन कौन सी वो तिथियां रहने वाली हैं और यात्रा रूट पे आपको कौन कौन सी सुविधाओं से सराबोर और आवागमन की सुविधाओं से परिपूर्ण रहने की, खाने की सारी सुविधाएं आपको मुहैया होने वाली हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में आज मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले एक छोटा सा भक्ति गाने से इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं, उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2024 का। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। तो मित्रों, वर्ष 2024 का जो चार धाम यात्रा का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। औपचारिक रूप से जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो कि उत्तराखंड के पवित्र धामों में से एक माने जाते हैं, नैसर्गिक छटा और काफ़ी खूबसूरत वादियों का आपको लुत्फ़ होने वाला है। तीर्थाटन और पर्यटन में क्या अंतर होता है आपने YouTube, सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी आप देख चुके हैं। तो इस बार जो है केदारनाथ जी के जो कपाट हैं वो जो है 10 मई सुबह 7 बजे खुलने वाले हैं। तो वहीं यमुनोत्री जी के कपाट 10 मई रोहिणी नक्षत्र में 10:29 पे खुलने वाले हैं। और गंगोत्री की अगर बात करें तो गंगोत्री के भी कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खुलने वाले हैं। वहीं भगवान बद्री विशाल जी की अगर बात करें तो भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 2 दिन बाद यानी कि 12 मई को सुबह 6 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। नैसर्गिक छटा, भव्य वातावरण, जहां प्रदूषण का नाम और निशान नहीं है। अगर आप इन शहरों से काफ़ी बोर आ गए हैं, काफ़ी जो है परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए उत्तराखंड मई और जून के महीने में यात्रा करने का सबसे सूटेबल समय है। और उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है तो देश के कोने कोने में जो है लोग वहाँ पहुँचते हैं। कभी सड़कें टूटती हैं, कभी कुछ हो जाता है। कई प्रकार की विनाश की खबरें भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहले भी देख चुके होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे सूटेबल मौसम कौन सा है। मेरे नॉलेज से सबसे बेहतरीन जो सुविधा है वो है, जो सबसे बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त जो मौसम है ये मई जून का है। उसके बाद जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आधा महीने तक बरसात रहती है। तो तब भगवान के दर्शनों में थोड़ी सी दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना भी काफ़ी बेस्ट होते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है यात्रा पड़ावों पे आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलेंगी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। देश विदेश के काफ़ी श्रद्धालुओं के बीच इस बार श्री केदारनाथ के कपाट 10 मई को आर्मी बैंड के साथ ऊखीमठ से शुरू होगी, जो कि वैदिक मंत्रोच्चार और जो भी मठासीन हैं वहाँ के लोग संत महात्माओं के साथ गुप्तकाशी गौरीकुंड होते हुए फाटा की ओर जाएगी और फाटा से रामपुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड होते हुए श्री केदारनाथ धाम की ओर बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। यात्रा पड़ावों पे आपको काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। साथ के साथ विविध प्रकार के लोगों का भी रसास्वादन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप देश के किसी भी कोने से अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश या फिर आप देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट आते हैं तो वहाँ से आपको बस, टैक्सी और पर्सनल वाहनों के माध्यम से आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। साथ के साथ देश के विविध कोनों से आए हुए सारे तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड 2024 में बहुत बहुत स्वागत है।
यात्रा के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन पे भी आप जाके डायरेक्ट उस लिंक को खोल के यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यात्रा मार्गों में आपको कोई भी और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यात्रा रूट आपका हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए नरेंद्र नगर, नई टिहरी, चंबा होते हुए बड़कोट मोड़ तक जाएगा। बड़कोट से 2 रास्ते, जैसे आप सभी तीर्थयात्री देश के कोनों कोनों से और काफ़ी सालों से यात्रा करते चले आ रहे हैं। बड़कोट से एक तो धरासू बैंड होते हुए आप यमुनोत्री की ओर निकलेंगे और वापसी उसी मार्ग से होते हुए आप धरासू बैंड से होते हुए लिंचोली और उत्तरकाशी, गंगोरी होते हुए आप लोग निकलेंगे गंगा माई के पवित्र धाम। और फिर अगर आप वहाँ का भी आगे ट्रैक करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुलभ ट्रैकिंग का माध्यम वहाँ पे है गलतांग वैली, जो कि भारतीयों और चीनियों का एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त रोटी और बेटी का जो संबंध रहा है। उस रास्ते से ट्रैकिंग होती थी। सन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो वो मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गया था, जिसे हम आज भी वहाँ जाके देख सकते हैं। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की वहाँ पे बिल्कुल फोर्स रहती है। उससे आगे जाने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट की आवश्यकता होगी। तो गंगोत्री के आपने दर्शन कर लिए और इस साल जो है एक ही तिथि में सारे धामों के जो है कपाट खुल रहे हैं। चाहे यमुनोत्री की बात कर ली जाए, गंगोत्री की बात कर ली जाए या फिर केदारनाथ की बात कर ली जाए, एक ही दिन तो संभव हो नहीं पाएगा। और लोकसभा चुनाव 2024 वर्ष होने के नाते शुरू में मुझे लगती है कि भीड़ ज़रा कमी होगी, लेकिन जून के महीने में यात्रा अपने रफ्तार पे आ सकती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत जो भी उत्तराखंड आना चाहते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से नेटवर्क, अगर आप अपने परिवारजनों से, अपने मित्रगणों से या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर एक्स पे या याहू स्क्रीन पे अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ कौन कौन से यात्रा मार्गों के पड़ावों पे जो है आपको नेटवर्किंग की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2024 में अभी जियो टेलीकॉम ने समस्त 4 धामों में अपने अपने नेटवर्क सुव्यवस्थित कर लिए हैं। वहीं केदारनाथ की बात कर ली जाए तो केदारनाथ में जियो का भी नेटवर्क वहाँ पर उपस्थित है। बाकी BSNL तो हर जगह ही है। यात्रा पड़ावों में उसकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कम। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं के लिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL जैसी देश की टेलीकॉम कंपनियों का आपको साथ मिलने वाला है। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम फेस आ सकती है केदारनाथ धाम में, स्पेशली मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क 2 ही हैं। जैसे कि पिछले विगत वर्षों में आपने तीर्थ यात्रियों के सवाल और जवाब सुने होंगे और उनकी परेशानियों को समझा होगा। तो केदारनाथ के जो बेस कैंप में अभी नेटवर्क लगना चालू हो गया है, जो कि करीब 30 या 1-2 मई तक काम करना चालू कर देगा। तो समस्त तीर्थ यात्रियों का जियो टेलीकॉम और अंबानी परिवार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। साथ के साथ देश के दिग्गज कारोबारी, रतलाम के सुपरहिट अधिकारी ब्रदर्स ने भी 4 धामों में अपने अपने होटल, टेंट और बहुत सारी सुविधाओं का वहाँ पे व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो 4 धाम यात्रा में आपको मेरे नॉलेज से किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं जो है देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हद से ज़्यादा तीर्थयात्री अगर इस साल भी पिछले साल की तरह एक दिन में 40-40 हज़ार यात्री केदारनाथ, जहाँ पे कि 10 से 12 हज़ार लोगों की ठहरने की ही व्यवस्था है, अगर अत्यधिक मात्रा में आते हैं तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहाँ दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। तो वहीं केदारनाथ में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 में अपनी एक ब्रांच का शुभारंभ किया है और अपने 4 ATM और CDM कैश डिपॉजिट मशीन का भी वहाँ पे उद्घाटन कर दिया है।
आशा है कि 2024 में भी वो विधिवत रूप से यात्रियों की सेवा के लिए हरदम मौजूद रहेंगी। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में आपको 4 ATM देखने को मिलेंगे। SBI का है, आपका PNB का है, HDFC का है और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का है। तो यात्रियों की सेवा के लिए भी वहाँ पे उपस्थित सारी सुविधाएं हैं। तो वहीं साथ के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वहाँ पर POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल की मशीनें, जो कि डायरेक्ट जिससे आप दान करते हैं, आप उनसे जो है अपना चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो या UPI के माध्यम से हो, आप उनको स्कैन करके या कार्ड अपना टैप करके आप उनसे अपना नगद भुगतान वो भी बिना किसी चार्ज के ले सकते हैं। ऐसे मैंने लोगों से सुना है, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूँ और ना ही जो है आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि हुई है। मेरा कहने का इतना ही मतलब है। चारधाम यात्रा मार्गों पे आपको बहुत सारी जगहों पे रहने और खाने की अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। साथ के साथ पेट्रोल पंप की भी सुविधाएं इस मार्ग पे आपको हरदम उपलब्ध है। लेकिन आप ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि जहां आपको फ्यूल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, आपको ले लेना चाहिए। आगे कभी कभार होता क्या है कि काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और जो तेल की जो सप्लाई है वो आगे से रुक जाती है। रुकती तो क्या है, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं जाम में ही खड़ी रहती हैं और इसलिए तेल आपूर्ति नहीं हो पाती है। जहां आपको तेल मिले आपको बिल्कुल टंकी फुल कर देनी चाहिए। अगर आप यात्रा रूट पे जा रहे हैं और अपनी टैक्सी से जा रहे हैं तो उसकी सर्विस ज़रूर करा लें। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अप्रैल से अभी प्री रजिस्ट्रेशन जो है चालू हुए हैं, तो आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वहाँ मत जाइए, नहीं तो चेकिंग पॉइंट पे आपको रोक दिया जाएगा और वहाँ पे आपका समय ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने आप सभी लोगों को इस चारधाम यात्रा को कैसे मंगलमयी बनाए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। और साथ के साथ अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से पवन हंस हो गया और इंडिगो हेलीकॉप्टर्स हो गए या फिर और भी नामी गिरामी कई एक कंपनियां हैं, उनका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा तीर्थ मन को सुलभ करने वाले होते हैं। तीर्थ से मन के सारे मैल मिट जाते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग के मानवों के प्रति ये कहना भी कहीं ना कहीं सरासर गलती होगा, क्योंकि लोग पर्यटन को लेके वहाँ पे गलत गतिविधियाँ करते हैं। पिछले वर्ष जैसे देखिए केदारनाथ में भी कुछ लोगों ने काफ़ी शराब पी है, वहाँ पे बोतलें फोड़ी हैं। काफ़ी कुछ लोग कुत्तों को भी वहाँ पे लेके गए हैं, उस पर भी काफ़ी निंदा हुई और कुछ लोगों को जो है जेल के भी दर्शन करने पड़े। आप मर्यादित होकर उत्तराखंड जाइए, देवभूमि के आप दर्शन कीजिए और भगवान श्री बद्री विशाल, श्री केदारेश्वर और माँ गंगा और यमुना का आशीर्वाद लेते हुए अपने घरों की ओर बढ़ जाएं। तो इसी शुभकामना के साथ मैं ले लेता हूँ विदा और बहुत जल्द मिलेंगे किसी अनदर और नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। Thanks a lot for watching all this information video. Thanks a lot.